वेलकम टू द सेवेंथ चैप्टर और सेवेंथ डे ऑफ दिस एपिसोड। जैसा कि आपको पता है हम इसे एपिसोड बोलते हैं क्योंकि एपिसोड्स में एक क्यूरियोसिटी होता है कि अगले बार अगली क्लास में क्या होना चाहिए। तो हम सेवेंथ उसमें आ चुके हैं और आप सभी को मालूम है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर किया गया है ये एक तरह से आपके लिए फाइनल तैयारी की बात की जा रही है। मतलब इसके बाद आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन 11-12 में भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ सकता है, जैसे ही चैप्टर ख़त्म किया वैसे ही पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें नीट के सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं गए हैं, सारे क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज डिवाइडेड है और वो भी एनसीईआरटी के टॉपिक के अनुसार से, है ना। मतलब एनसीईआरटी के स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है कि एनसीईआरटी में जैसे यदि ये 7 है तो जैसे 7th चैप्टर है, ठीक है, क्लास 11 का डे 7 है और चैप्टर नंबर 9 है, तो 9 का 9.1, 9.2, 9.3 इसके फॉर्मेट में है। तो आप जैसे ही वो सेक्शन को ख़त्म करते हो आप ये इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। इवन मैंने कॉन्सेप्ट को इसमें डिस्कस किया है, मतलब कॉन्सेप्ट को भी मैं नहीं छोड़ता हूँ और प्रीवियस ईयर नीट को भी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये आपके एक फाइनल टच के फॉर्मेट में काम करता है और जैसा हमारा हैबिट है और जैसा हमारा स्टाइल है उसमें हम सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सेंट्रल कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं और होता क्या था, पहले ये सब चैप्टर को सब छोड़ देते थे, बट ये चैप्टर वैसा नहीं है जहाँ पे आप इसको छोड़ दो, क्योंकि छोड़ोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, छोड़ोगे तो इसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि इसमें रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ये करना जरूरी। तो इसमें जो एनसीईआरटी 9.1 से 9.5 तक में पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का पोर्शन है और उसके बाद इलास्टिक मॉडुलाई है। हम देखते हैं, सबसे पहले सेक्शन में आते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है और इसमें एनसीईआरटी 9.1 से 9.5 तक है। इसमें इंट्रोडक्शन के बाद में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे हमें बात किया गया है। तो हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। आप सभी लोग देखे होंगे कि कोई भी स्प्रिंग है, यदि आप स्प्रिंग को यदि उसके नेचुरल लेंथ से, उसका जो नेचुरल लेंथ है L0 सपोज करो कि नेचुरल लेंथ है, यदि आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाते हो और इसे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हो, इधर लगाते हो और इधर एक्सटेंड करने की कोशिश करते हो, तो इस एक्सटेंशन के बाद में यदि आपने इसे एक्सटेंड कर दिया और जितना अमाउंट से एक्सटेंड कर दिया, लेट्स से x अमाउंट से एक्सटेंड कर दिया, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डेवलप हो जाता है ना। हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स यहाँ पे डेवलप हुआ है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, उसे फिर से रिस्टोर करने की कोशिश में है, फिर से नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इवन इस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे इसको नेचुरल लेंथ से, मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया है, तो अगेन इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा और वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा डेवलप होकर इस डायरेक्शन में होगा। तो आप एक तरह से देख सकते हो यहाँ पे एक चीज़ कि यदि आप चेंज करते हो, उसके लेंथ में चेंज करते हो और गिवन ऐसे करते हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि मैं एक फ्रैक्शनल चेंज करूं, है ना, मतलब यदि x/L0 की मैं बात करूं, फ्रैक्शनल चेंज करता हूं, यदि ये मैं करता हूं, है ना, तो फ्रैक्शनल चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है ना, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपने कॉज है और ये इसका इफेक्ट है, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। तो ऐसा सिर्फ स्प्रिंग में ही नहीं होता, ये किसी भी मटेरियल में होता है। किसी भी मटेरियल को यदि आप क्या करने की कोशिश करोगे, यदि इसे आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो इसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज होगा और वो फ्रैक्शनल चेंज की वजह से ये फिर से अपने अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा इसको फिर से अपने सेम शेप में लाने की कोशिश करता है। ये किसी भी मटेरियल में ऐसा हाल है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल चेंज की वजह से जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ उसी को अब हम यहाँ पे स्ट्रेस कहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे होगा, अक्सर यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज होगा, है ना, फ्रैक्शनल चेंज होगा। ये फ्रैक्शनल चेंज जो हो सकता है, जो फ्रैक्शनल चेंज है, ये फ्रैक्शनल चेंज जो हो सकता है वो लेंथ में हो सकता है, एरिया में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, ये इन सब चीज़ों में हो सकता है। इस फ्रैक्शनल चेंज की वजह से जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है ना, जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, तो इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है उसको फिर से अपने नेचुरल शेप में लाने के लिए रेस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हुआ है ना, फोर्स डेवलप्ड, ठीक है। तो हम इसको जनरली नाम दे देंगे स्ट्रेस, कि ये स्ट्रेस डेवलप हुआ, टेंशन डेवलप हुआ उस ऑब्जेक्ट में, और इसको नाम देंगे स्ट्रेन। तो इसी के बीच में हमें क्या करना है, मेन हर चीज़ों को देखना है, हर ऑब्जेक्ट को देखना है स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में।
अब बात आती है कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखें, किसी ऑब्जेक्ट के साथ में हम कैसे देखें, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका लेंथ कुछ ऐसे दिया गया है और इसको हमने रिजिडली फिक्स कर दिया, ऐसे रिजिडली फिक्स कर दिया और यहाँ पे एक ऑप्शन रखा कि मैं इसमें वेट इसमें क्या कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ वेट। यहाँ पे डिफरेंट वेट जो है वो इसमें पुट किया जा सकता है, डिफरेंट वेट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो डिफरेंट वेट के लिए हमने एक चीज़ ऐसे रखने का प्रोविज़न बनाया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, स्केल सेट कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, स्केल सेट कर दिया कि ताकि हम इसके लेंथ वगैरह को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक क्या कर दिया, एक स्केल सेट कर दिया और हमने क्या किया, एक कर्व बनाने की कोशिश किया, एक कर्व बनाने की कोशिश किया और उस कर्व में हमने दो चीज़ रखा। एक तरफ रखा स्ट्रेन, ठीक है, और स्ट्रेन इज अभी मैंने बताया यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ हो जाएगा, तो ये डेल एल बाई एल ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं मान के चलता हूँ कि ये एल जो है ये ओरिजिनल है और जब आप इसमें वेट रखोगे तो इसकी वजह से जो फ्रैक्शनल चेंज होगा, जो लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज होगा उसे डेल एल कहेंगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप मास को बढ़ाओगे वैसे वैसे चेंज होगा। इस वजह से हम इसके इस एक्सिस पे जो रखे हैं वो स्ट्रेस रखे हैं और स्ट्रेस आप इस एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो लोड आपने प्रोवाइड किया, जो वेट आपने यहाँ पे रखा है वो आप कह सकते हो। तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट हो गया अप्लाइड लोड के, है ना। और हमें पता है कि ये अप्लाइड लोड जो हो जाएगा, चूंकि जहाँ पर भी हम वेट रखे जाके स्टेशनरी बनना है, तो न्यूटन्स लॉ के अनुसार से जो उसके अंदर में फोर्स डेवलप हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स, और जो वेट है वो दोनों बराबर होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू क्या है, स्ट्रेस है। हमने क्या कहा है, स्ट्रेस का है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब कर्व बनाने की कोशिश किया गया तो सपोज करो कि हम वेट डालते गए और यहाँ पे जो फ्रैक्शनल चेंज आया है लेंथ में वो यहाँ पे रख रहे हैं। तो देखा क्या गया कि कुछ डिस्टेंस तक इसका जो ये आया है वो प्रोपोर्शनल आया है। मतलब आपको क्या दिखेगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है। मतलब आप वेट को रखते गए तो जितना फ्रैक्शनल चेंज लेंथ में हुआ और और दूसरा इसमें यदि वेट के उसको देखोगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी आएगा। तो सपोज करो कि O है और O से A तक आपके पास में क्या मिला, O से A तक आप ऐसा कह सकते हो कि अब ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के बराबर है। स्ट्रेस है प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। जितना फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कर रहे हो उतना ही ज़्यादा उसमें क्या हो रहा है, ये चेंज वो हो रहा है। दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन क्या था कि यदि हम रिमूव कर देते हैं लोड को तो ये अपने रीगेन कर लेता है शेप को। तो यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये रीगेन कर लेता है शेप को, है ना। क्या चीज़ के बाद, आफ्टर रिमूवल ऑफ वेट। मतलब लोड को यदि आप यहाँ से हटा दोगे तो ये फिर से अपने शेप को क्या कर देता है, रीगेन कर लेता है, ठीक है। इसमें कहाँ से, O से A तक। तो O से A के बाद क्या देखा गया कि इस केस में होता क्या है कि ठीक है कि ये रीगेन तो कर पाता था, बट वो रीगेन तो कर पाता था लेकिन वो क्या करता था कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, तो थोड़ा सा कर्व के फॉर्मेट में आना शुरू हो गया। तो B एक ऐसा, मतलब A से B तक में क्या है, A से B तक में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, कुछ उसमें लीनियरिटी हट गई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो नहीं है, बट इसमें भी अभी क्या है, ये एबिलिटी है कि ये रीगेन कर लेगी, है ना। ये रीगेन शेप को रीगेन कर लेगी, है ना, आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑब्वियसली लोड। तो A से B तक में ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इलास्टिक नेचर अभी भी बचा हुआ है। जिसमें भी इलास्टिक नेचर होता है वो रीगेन कर लेता है अपने उसको, ठीक है। लेकिन जब हम B को बियॉन्ड में जाते हैं तो क्या होता है कि इसमें ये चीज़ जो होता है B के बियॉन्ड में, ये कुछ अलग ही शेप बनाना शुरू हो जाता है। और होता क्या है कि इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा, साथ साथ वो रीगेन भी नहीं कर पाता है ना। मतलब हम इसके B के बाद वाले पोर्शन पे यदि जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन तो नहीं आता है ना। रिलेशन लिख भी आप नहीं सकते हो।
और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, लेट्स से हम इसको बी के बाद में डी कहते हैं, मैं सी एक अपने पर्पस के लिए यहाँ पे छोड़ रखा हूँ, तो बी से लेके डी तक में, बी से लेके डी तक में नो रीगेन, मतलब वो रीगेन नहीं करेगा, नो रीगेन, नो रीगेन, या हम कह सकते हैं कि पार्शियली रीगेन करेगा, है ना, पार्शियली, पार्शियली रीगेन, मतलब रीगेन जो शेप ये करेगा वो पार्शियली करेगा, पूरा नहीं करेगा, है ना, बी से लेके डी तक में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे रीगेन हो रहा है उसको एक नाम हम देते हैं और उसको कहते हैं कि इसमें इलास्टिसिटी है ना, ये इलास्टिक नेचर का है, तो हम कहेंगे कि ये इलास्टिक नेचर का है। लेकिन जैसे ही रीगेन नहीं कर रहा है तो हम उसको कहना शुरू कर देते हैं प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक नेचर को शो कर रहा है, तो मतलब बी के बाद डी तक वो प्लास्टिक नेचर को शो कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं कि सपोज करो कि किसी भी पॉइंट सी पे आप यहाँ पे बी से डी के बीच में कोई भी पॉइंट सी लेते हो और आपने क्या किया कि उसको वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो जो बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन के क्या होना चाहिए, उसके पैरेलल होना चाहिए। तो इसमें हमने इसके पैरेलल में बिल्कुल ये पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू दिस, है ना। यदि आप एक सपोज लाइन ड्रॉ करते हो, है ना, ये पैरेलल हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे एक वैल्यू आपका ये बचा नजर आएगा, यहाँ पे ऐसा, इसको कहते हैं परमानेंट सेट। एक्चुअली में क्या हुआ है, इसको हम कहते हैं परमानेंट सेट, परमानेंट सेट। और एक्चुअली में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया गया कि प्लास्टिक नेचर आते ही प्लास्टिक को यदि खींचोगे और वो ज़्यादा खींच गया तो फिर से वापस नहीं आता, फिर वहीं पे रह जाता है। तो जितना अमाउंट से वो रह गया उसी चीज़ को हम परमानेंट सेट कहते हैं। तो ये फ्रैक्शन ऑफ लेंथ जो रहेगा वो परमानेंट सेट जो है, ये फ्रैक्शन ऑफ लेंथ रह जाएगा। उसी तरह से कहीं पे भी ये सी को हम कहीं पे भी ले सकते हैं, वहाँ से बस आपको पैरेलल लाइन इसके खींचना है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब डी के बाद क्या होता है कि डी के बाद इस केस में ये फिर से चीज़ों को रीगेन नहीं कर पाता है और इवन लोड को हटा दोगे वो उसमें फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ हो जाएगा। मतलब वो ऐसे लंबा होते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है जहां पे आप लोड हटाए लेकिन फिर भी अपने वेट की वजह से ये टूट गया, है ना, वेट की वजह से ये वो टूट गया। जैसे आटा को आप देखोगे, आटा का एक लंबा सा लेई बना के वो बना के लंबा सा, और उसको खींचोगे एक जगह पे छोड़ दोगे तो अपने वेट की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो इलोंगेट हो जाता है, तो वो फ्रैक्चर हो गया। इसका मतलब इस डी के बाद में ये चीज़ क्या होगा, ये फ्रैक्चर हो जाएगा। और ऐसे खुद ही जैसे आपने कुछ इसमें स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं किया, स्ट्रेस और रिमूव ही कर दिया, रिमूव करने के बाद भी फ्रैक्शनल जो यहाँ पे लेंथ है वो चेंज हो रहा है और वहाँ पे क्या आके और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आके वो ब्रेक हो जाएगा, ई पे जाके वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी से ई के बीच है वो कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर का हो गया, है ना, वो खुद ही इलोंगेट हो रहा है टूटने के लिए, ठीक। अब इसमें क्या होता है, कुछ इस पॉइंट्स को कुछ नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, हम उसको लिख भी सकते हैं। जैसे ए जो हो गया वो लिमिट हो गया जहाँ से प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गया है, तो इसलिए हम ए को कह देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट पे आ गया, ओके। उसी तरह से जो ऐसे जो बी वाला पार्ट है हम उसको कह सकते हैं कि वो इलास्टिक लिमिट है, क्योंकि उसके बाद इलास्टिक नेचर नहीं रहा है, तो हम बी पॉइंट को कह सकते हैं इलास्टिक लिमिट। इसके बाद ये यहाँ पे इलास्टिक नहीं रहेगा। डी को कह सकते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि उसके बाद वो एक्चुअली में किधर जा रहा है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग की तरफ जा रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं अल्टीमेट टेंसाइल, ठीक है, स्ट्रेंथ आप उसको कह सकते हैं, ऐसे होगा, क्लियर। तो ये सब कुछ पॉइंट्स होते हैं और ये सब चीज़ आपको जानना है। और ई को क्या कहेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, यहाँ पे तो टूट ही गया, तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। अब कुछ ऐसा भी आपके पास हो सकता है जिसका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर होगा, मतलब वो लंबा होते गया लेकिन फ्रैक्चर पॉइंट नहीं आया। तो अक्सर जैसे स्टील का जैसे वायर बना दिया जाता है, तो मोटे से स्टील को खींचते जाओ वो वायर बन जाएगा, लेकिन उसका टूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कहेंगे कि उसका जो ये वाला जो पोर्शन होगा ना बहुत दूर होगा,
कहने का मतलब ये कि सपोज करो कि दो मटेरियल है, डी के बाद में एक ई पे ही खत्म हो जाता है, इसको हम एक्स मटेरियल कहते हैं। और एक ऐसा मटेरियल है कि डी के बाद में ये आप खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, उसका ई जो आया उसका वो कुछ अलग ही आया, उसको हम ई डैश मान लेते हैं। सपोज करो कि ये मटेरियल वाई था, तो वाई को कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल है ना, ये डक्टाइल नेचर का है, ये आराम से बड़ा सा इसको वायर बना सकते हैं। बट एक्स जो है वो ब्रिटल है कि वो टूट ही जाएगा, टूट जाएगा उसके बाद ऐसा टूट जाएगा। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाता है जो टोटल प्रॉपर्टी को सीधे रिप्रेजेंट करता है, और ये स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब ये इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इस पे बेस एक क्वेश्चन आया है 2019 में, फिर से आ सकता है, यहाँ पर भी 2020 में भी नहीं आया, 2020 में दूसरे सेक्शन से आया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसने क्या कहा, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया गया। इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू इच अदर फॉर मटेरियल एक्स। मतलब मटेरियल एक्स के लिए जो है वो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है जिसको हम डी से कहते थे, और डी और ई जो है वो बहुत क्लोज है, किसके लिए है, एक्स के लिए। और यही चीज़ जो वाई के लिए है, एक्स के लिए हो गया, यही चीज़ फॉर अपार्ट फॉर द मटेरियल वाई, वाई के लिए बहुत अपार्ट है। तो वाई के लिए ये चीज़ जो है वो कहाँ पे है, ये दोनों का जो फ्रैक्चर पॉइंट और डी पॉइंट जो है वाई के लिए वो अलग है। तो कह रहा है वी कैन से दैट मटेरियल एक्स एंड वाई आर लाइकली टू बी, क्या संभावना है कि क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स जो होगा वो ब्रिटल होगा, तो एक्स पहले है तो ब्रिटल हो गया, और वाई जो होगा वो डक्टाइल होगा, ये बी इज द आंसर। ठीक है, तो कितना आसानी से हमारे पास में ये क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है, तो इसमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था कि एक्चुअली में हम क्या चाह रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कि अब हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है वो है इलास्टिक मॉड्यूलाई, मतलब डिफरेंट इलास्टिक मॉडुलस से ये बताया गया है कि क्या है। तो इसको क्लासिफाई कर सकते हो, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन को क्लासिफाई करके ये चीज़ बनाया गया है, और दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी है उसको बताने की कोशिश किया गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको वो सारा चीज़ को किसी एक छोटे से पैकेज में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रेस, मतलब वो स्ट्रेस का टाइप क्या है, किस तरह का स्ट्रेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो किस वजह से स्ट्रेस आया था, तो उसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेन, और कुछ देखेंगे क्या इन दोनों के बीच में कोई स्पेशल रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे हम उसके रिमार्क के बारे में कुछ चीज़ ऐसे लिखेंगे, और वो सभी तरह के उसमें। अब होता क्या है कि यदि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट, जो सबसे पहला टाइप का जो स्ट्रेस है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके परपेंडिकुलर में या उसके नॉर्मल के क्रॉस में यदि आपने फोर्स लगाना शुरू कर दिया है ना, ये इसके नॉर्मल के क्रॉस में फोर्स, ऑब्वियसली इधर भी फोर्स आपको उतना ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आगे मूव कर जाएगा, तो वो स्ट्रेस आने का मतलब नहीं है। तो यदि आपने फोर्स ऐसे लगाया है, ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल आप इसमें लगाओगे तो फ्रैक्शनल चेंज होगा, फ्रैक्शनल चेंज की वजह से इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा ये अपोजिट में डेवलप होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे डेवलप हुआ। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कितना डेवलप हुआ, इसी को हम कह देंगे स्ट्रेस, इसी को क्या कह देंगे, स्ट्रेस। तो यहाँ पे ये स्ट्रेस एक पार्टिकुलर टाइप का हो गया कि यदि ये एरिया के परपेंडिकुलर में है तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब आता है, जब एक्सटर्नल फोर्स को एरिया के परपेंडिकुलर में आप लगाते हो, 90 डिग्री में लगाते हो, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कितना डेवलप हुआ, उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कह देंगे। डेफिनेटली ये एक्सटर्नल फोर्स जो लगाए हो, एक्सटर्नल फोर्स जो एफ लगाए हो, वो एफ पर यूनिट एरिया के बराबर ही होगा, क्योंकि वो जब आप ऐसे खींचोगे तो वो स्टेशनरी कंडीशन पे रहेगा, तो न्यूटन्स लॉ के अनुसार से आपको पता है कि वो एक्सटर्नल के बराबर ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि लॉन्गिट्यूडनल, यदि आप स्ट्रेस, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसे कहेंगे, जहाँ पे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के जस्ट नॉर्मल के क्रॉस में फोर्स लगाया गया। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आएगा। तो इसमें जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आया, लेट से मैं उसे डेल एल बाई एल कह देता हूँ कि ओरिजिनल लेंथ इसका एल था, और ये इसमें फ्रैक्शनल चेंज की वजह से इसमें क्या हो गया, ये डेल एल थोड़ा सा आगे पहुँच गया है ऐसा,
डेल एल आगे पहुंच गया है, उसको लेंथ को हम ऐसा किए, ये कंप्रेस भी हो सकता था, कंप्रेस भी करेंगे तो उसमें बस फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, डेल एल नेगेटिव आएगा, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इस केस में रिमार्क क्या देखा गया है कि यदि हम फोर्स पर यूनिट एरिया और ये चीज़ को क्या करें, डिवाइड करें, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को देखें, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को देखें, ठीक है, तो एक लिमिट तक ये कांस्टेंट होता है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल एल बाई एल, ये कांस्टेंट होता है और उसे हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं, वाई कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है और इसको हम नाम क्या देते हैं, यंग्स मॉडुलस नाम देते हैं, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि एक लिमिट के अंदर ही ये कांस्टेंट रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू हो गया एफ बाई ए, नीचे लिख दिए, डेल एल हमने नीचे लिख दिया और एल को ऊपर कर दिया, ये यंग्स मॉडुलस हमारे पास में आ गया मटेरियल का। और ये कांस्टेंट होता है एक लिमिट के अंदर में, अनलिमिटेड उसके तब उसमें नहीं रहेगा, एक लिमिट के अंदर में लिमिटेड रहेगा। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें, क्या क्या चीज़ और जानना चाहिए। एक तो ऐसा है, जैसे सपोज करो कि हम आपको ये कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल, जैसे स्टील है ना, स्टील है, और स्टील का और एल्युमिनियम का और इन सब चीज़ों का यदि यंग्स मॉडुलस देखने की कोशिश करोगे तो स्टील का में ज़्यादा मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एल्युमिनियम, और उससे भी कम मिलेगा आपका यंग्स मॉडुलस कॉपर में, और उससे भी कम मिलेगा आपको ब्रास में, ठीक है। तो है क्या कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, जो स्टील होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ज़्यादा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये ज़्यादा इलास्टिक है। मतलब हम इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि यदि स्टील जो है, स्टील का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि स्टील जो है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन ब्रास, ठीक है, मोर इलास्टिक देन ब्रास। ये मिसकंसेप्शन होता है कि जब आप रबर बैंड है, रबर बैंड को बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, नो, रबर बैंड से ज़्यादा इलास्टिक क्या हुआ, स्टील हुआ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी छोटा सा फ्रैक्शनल चेंज को लाने के लिए। मतलब हम इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए स्मॉल चेंज। तो हम इसलिए कहते हैं स्मॉल चेंज के लिए लार्ज फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है और वो मोर इलास्टिक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी ध्यान में क्या रखने, और पॉइंट कुछ इसमें ध्यान में ये रखने हैं कि जैसे जब हम ये हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए और उसमें चेंजिंग हुआ, तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, तो नो चेंज इन वॉल्यूम, इसमें नो चेंज इन वॉल्यूम आप कह सकते हो कि इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, ठीक है, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन इवन शेप। जैसे शेप ऐसे लेंथ के फॉर्मेट में, तो लेंथ के फॉर्मेट में ही रहेगा, तो हम कहेंगे कि नो चेंज इन शेप, सॉरी शेप तो चेंज हो ही गया क्योंकि वो पिचक गया, तो हम सीधे कहेंगे चेंज इन शेप, शेप में इसमें क्या हो गया, चेंज आ गया। तीसरा हम ऐसा कहेंगे कि इसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ क्योंकि सेम मटेरियल को आपने इलोंगेट कर दिया है, शेप में चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये ओनली अप्लीकेबल फॉर सॉलिड, ओनली अप्लीकेबल ऑन सॉलिड, क्योंकि आप लिक्विड को कभी भी ऐसे खींच नहीं सकते या गैस को ऐसे खींच नहीं सकते, तो इसलिए ये सॉलिड में मेनली अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो एक तरह का ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेस, स्ट्रेन और रिमार्क के फॉर्मेट में कि किस तरह से इस तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको समझ में आ गया कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है। इसको कभी कभी हम नॉर्मल स्ट्रेस भी नाम देते हैं क्योंकि फोर्स जो है नॉर्मल के क्रॉस में है, तो सम टाइम इट इज़ नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। और कभी कभी आपके पास में क्या होगा, इस नॉर्मल स्ट्रेस को दो तरह से भी आप कर सकते हो, एक जैसे इसको एक्सटेंड कर रहा है और एक इसको कंप्रेस करने के फॉर्मेट में हो सकता है। तो इसलिए कभी कभी हम इसे डिवाइड भी कर लेते हैं दो फॉर्मेट में, एक को हम कह सकते हैं कि उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और एक को कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस है ना। तो इसको दो पार्ट में भी हम कभी कभी डिवाइड कर देते हैं। एक में यदि आप इसको क्या कर रहे हो, बाहर की तरफ ऐसे खींच रहे हो, तो हम इसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, है ना। दोनों लॉन्गिट्यूडनल ही है, लेकिन कभी कभी जब आप इसे कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो इसे हम कहना शुरू कर देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस,
कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये दो तरह के हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन फर्स्ट और सेकेंड में ऐसे। तो आपको सिंपल इसमें पता चल गया कि यदि हमारे पास में स्ट्रेस है ना, तो यदि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, तो उसकी वजह से फ्रैक्शनल चेंज यदि डेल एल बाई एल आता है, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा और इसे हम यंग्स मॉडुलस कहेंगे, एफ एल बाई ए। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए ये वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें जो सेकेंड टाइप है वो सेकेंड टाइप है कि यदि आपने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स उसके नॉर्मल के अलोंग ना होके उसके टेंजेंट के अलोंग में है। कहने का मतलब एक मटेरियल है ऐसा, ठीक है, एक मटेरियल था ऐसा और आपने इसमें जो फोर्स लगा दिया वो इसके सरफेस के अलोंग लगा दिया, इधर फोर्स लगा दिया, ठीक है, सरफेस के अलोंग लगा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से क्या होगा, ये जैसे बुक पे लगाओगे तो ये चीज़ आगे क्या होता है, आगे ऐसे खिसक जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो शेप होगा ये तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ऊपर वाला वो सबसे ज़्यादा खिसक गया। मतलब आप कह सकते हो कि ये कितना अमाउंट से खिसका, तो ये अमाउंट हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक्स अमाउंट से खिसका और ये एच हाइट का एक बुक था ऐसे, और उस बुक को ऐसे करोगे तो ये ऐसे फिसल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये होगा इसको हम कहेंगे शियरिंग स्ट्रेस। ये जो हो गया हमारे पास में ये हो गया शियरिंग स्ट्रेस कि हम एरिया के क्रॉस में लगा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस जो है, शियरिंग स्ट्रेस यहाँ पे ऐसे हो गया और शियरिंग स्ट्रेस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसके बराबर होगा, तो वही फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होगा। इसकी वजह से जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, जो जिसे आप स्ट्रेन कहने जा रहे हो, फ्रैक्शनल चेंज जिसे स्ट्रेन कर रहे हो, उसे हम एक्स बाई एच ऐसे नाम देंगे, एक्स बाई एच। और यही यहाँ पे यदि ये थीटा हमें मालूम चल जाए तो इसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं और बहुत छोटा होने की वजह से इसे हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रेन हो गया और ऑब्वियसली इन दोनों का जो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का रेशियो है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया में एक्स बाई एच से यदि डिवाइड कर दे, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और ये एक्स हो जाएगा और ऊपर हाइट हो गया, तो इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ईटा से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और इसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये भी आप देखोगे कि ओनली सॉलिड में एप्लीकेबल रहेगा, है ना, ओनली सॉलिड में एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन वॉल्यूम, है ना, लेकिन चेंज इन शेप हो जाएगा, तो चेंज इन शेप, तो ये सब सारी चीज़ तो इसमें रहेगा, शेप में चेंज होगा ऐसे। ये हो गया आपका शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप का है, जो थर्ड है वो है आपके पास में वॉल्यूम स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें लेकिन आपको जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगाना है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन से लगाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जब हर पॉसिबल डायरेक्शन से लगाओगे तो यहाँ जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा एग्जैक्टली ये प्रेशर के बराबर होगा, अभी तक जो हम लगा रहे थे, अभी तक जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे थे वो उसको प्रेशर नहीं कह सकते। प्रेशर में हमेशा सेंस रहता है कि आप चारों तरफ से उसमें लगा रहे हो, तो डायमेंशन तो वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का ही डायमेंशन है ना, लेकिन एक्चुअल प्रेशर जो हम बात करते हैं वो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा लेकिन उसके शेप में चेंज नहीं होगा। ये पूरा के पूरा मिलके वो स्क्वीज हो जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम बना लेगा बट वो शेप सेम रखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहने जा रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। तो ये चीज़ हमारे पास में हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंजिंग आया, जो स्ट्रेन आया वो एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम आया। तो आप कह सकते हो कि इसमें डेल वी बाई वी आया, ओरिजिनल वॉल्यूम वी था और ये अब जो चेंज हुआ है, मतलब इतना अमाउंट से जो चेंज हुआ है यही अमाउंट जो हो जाएगा डेल वी हो जाएगा, है ना, इतना से चेंज हुआ और ये नेगेटिव होगा क्योंकि चेंज नेगेटिव होगा। तो ये हो गया इसका स्ट्रेन, और इसका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यदि हम लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखेंगे, तो स्ट्रेस जो हो गया इसमें P हो गया और स्ट्रेन जो हो गया माइनस डेल V बाई V हो गया, तो इसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। मतलब बल्क मॉडुलस जो हो गया आपके पास में वो कितना हो जाएगा, P इंटू वी अपॉन डेल V, ये माइनस लगा के इसे हम कहते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है। ये हो गया बल्क मॉडुलस।
तो आपके पास में तीन तरह के मेन चीज आ गया। क्या क्या चीज आ गया? एक आ गया यंग्स मॉडुलस जो फ्रैक्शनल चेंज इन मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एफ बाई ए अपॉन डेल एल बाई एल होता है। दूसरा हो गया शियरिंग स्ट्रेस जो एफ बाई ए अपॉन जो इसमें इफेक्टिव स्ट्रेन जो लेते हैं वो एक्स बाई एच लेते हैं, वो हो गया। और वॉल्यूम स्ट्रेस जो हो गया वो पी बाई फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के बराबर हो गया, जिसे बल्क मॉडुलस कहते हैं। डेफिनेटली इसमें जो क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अभी तक चेंज इन वो नहीं था, तो चेंज इन इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और इसमें नो चेंज इन शेप, ये इंपॉर्टेंट है कि नो चेंज इन शेप, इसमें नो चेंज इन शेप आएगा, शेप में कोई चेंज इसमें नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब ये अप्लीकेबल सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा, तो ये तीनों चीज में अप्लीकेबल हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यदि हम बल्क मॉडुलस के अपोजिट को ले ले तो इसको के कहते हैं और इसको कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है 1/k को। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस के रिवर्स को 1/k को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इतना चीज। अब क्या होता है, एक आध चीजें और क्योंकि देखो जो सबसे, जैसे मैंने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसमें इनोवेशन भी होती रहती है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनोवेशन इसमें होता ही रहता है। तो 2-3 पॉइंट इसमें और बता दे रहा हूं जो यंग्स मॉडुलस वाले पोर्शन से आपका रिलेटेड रहेगा। 2-3 पॉइंट और हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट क्या है उसको देखो। तो जैसे यदि हमने क्या किया, यदि किसी चीज़ को, यदि सपोज करो कि हमने उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दिया है ना, तो जरूरी नहीं, जैसे इसमें से 2-3 पॉइंट आपको जो नोट करना है वो मैं करा रहा हूँ। तो जैसे सपोज करो कि इस शेप का एक ऑब्जेक्ट था, तो जो हम कहते हैं यहाँ पे कि यदि हम इसमें फोर्स लगाए तो लेंथ चेंज होगा। तो सिर्फ लेंथ चेंज नहीं होगा, जब लेंथ चेंज होगा तो इसमें ऑब्वियसली विड्थ भी चेंज हो जाएगा, इसका विड्थ भी चेंज हो जाएगा इसमें। तो ये चीज़ को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो जब तक दे नहीं तब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें लेंथ के अलावा, मतलब पहले यदि ये कैपिटल एल लिख देते हैं, कैपिटल एल था, ठीक है, तो बाद में ये एल प्लस जो डेल एल हुआ है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है। और साथ में एक और चीज़ है कि पहले यदि डी था इसमें, तो अब जो हुआ है इसके बीच में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो गया है वो डी माइनस डेल डी भी हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली डायमीटर में भी चेंज हो जाएगा जो हम कंसीडर नहीं करते। तो जहाँ पे इसे कंसीडर करते हैं वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि इसमें एक हम फ्रैक्शन को जो माइनस डेल डी बाई डी है, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल एल बाई एल, इस रेशियो को पॉइजन्स रेशियो कहा जाता है। तो कभी कभी बीच में यदि आ गया तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ये पॉइजन्स रेशियो ये कहलाता है, रेशियो पॉइजन्स रेशियो हो गया। दूसरा एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात ये हो जाती है कि जैसे सपोज करो कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जैसा कि आपने देखा कि कोई एक वायर है ना, वो रिजिडली फिक्स कर देते हैं और इस वायर पे यदि हम फोर्स लगाते हैं, इस वायर पे यदि हम इधर फोर्स लगाते हैं, तो जब हम ये फोर्स लगाते हैं तो इसमें इलोंगेशन होता है। तो इसमें इलोंगेशन जो हुआ, लेट्स से कि एक्स अमाउंट से इलोंगेशन हो गया, तो यहाँ पे एक्स अमाउंट से यदि इलोंगेशन हो गया तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो डेफिनेटली अलग होगा, यदि एक्स अमाउंट से इसे मैंने इलोंगेट कर लिया है। और एक काइंड ऑफ स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है, हमें भी वही ढूंढना है। तो सपोज करो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और अपॉन स्ट्रेन। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन वाले पार्ट में फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ मतलब डेल एल और बाई ओरिजिनल लेंथ एल होता है। तो लेट्स से कि इसमें ओरिजिनल लेंथ एल है, ठीक है, और यहाँ पे डेल एल जो है वो एक्स के बराबर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ इंटू एल बाई ए इंटू एक्स, ये यंग्स मॉडुलस है। और यंग्स मॉडुलस एक मटेरियल का फिक्स रहता है, वो बदलेगा नहीं, है ना, तो एक फिक्स क्वांटिटी है। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स एट डिस्टेंस एक्स यदि आप देखने की कोशिश करो तो उसको कितना लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस इंटू ए इंटू एक्स बाई एल, ऐसा कर सकते हो। अब सपोज करो कि यहाँ से आपने dx डिस्टेंस आगे गए, यहाँ से आप dx डिस्टेंस आगे बढ़ गए, तो इतना dx डिस्टेंस आगे ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, तो ये जो वर्क करना पड़ेगा आप उसको dw कह सकते हो और उसको लिख सकते हो f dx के बराबर। यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं और ये कहूं कि यहाँ 0 से मैं लेके और इसको कंप्लीटली एक L अमाउंट तक इसे ला रहा हूँ,
एल अमाउंट तक इसे एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। तो 0 से यदि एल अमाउंट तक करेंगे तो ये टोटल वर्क जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। इसको यदि लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, गामा ए एक्स बाई एल, ठीक है, और डी एक्स इसका 0 से लेके एल, तो इसको सॉल्व करोगे तो ए गामा बाई एल बाहर और इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका वो आएगा और उसको रखोगे तो ये एल स्क्वायर आ जाएगा। ये वर्क हो गया। आपको नहीं लगता है कि ये जो वर्क है इट विल गेट स्टोर इन फॉर्म ऑफ व्हाट, गेट्स स्टोर इन फॉर्म ऑफ व्हाट, ये स्टोर होगा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये इन फॉर्म ऑफ व्हाट, गेट्स स्टोर इन फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्प्रिंग में हो जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डेफिनेटली ए टाइम्स ऑफ गामा बाई कैपिटल एल इंटू हाफ इंटू एल स्क्वायर के बराबर होगा। इसको यदि रीअरेंज कर दिया जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ले लेता है जिसे याद करना आसान होता है, 1/2 इंटू यदि हम इसमें बात करें स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, तो इसमें सपोज करो कि गामा इंटू यदि एल बाई कैपिटल एल को एक जगह पे रख दे। देखो मैंने क्या क्या चीज़ को एक जगह रखा, गामा इसमें से एक एल लिया और एक एल को यहाँ पे रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, गामा एल बाई एल जो आ जाएगा, यही चीज़ एक तरह से स्ट्रेस हो गया, है कि नहीं। जैसे हमें पता है तो इसको हम स्ट्रेस कह सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जो होता है हम उसको क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस को हम गामा इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं ना, गामा इंटू स्ट्रेन, तो वही चीज़ हमने लिख दिया गामा इंटू स्ट्रेन, ठीक है। इंटू अब क्या क्या शामिल हो गया, अभी ए बाकी है, ठीक है, और एक एल यहाँ पे ऐसा है, तो हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, एल एक बचा हुआ था वो और एक एक्स्ट्रा एल कैपिटल एल हमने यहाँ पे रख दिया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एक एल यहाँ पे रखना पड़ेगा और ए बचा हुआ था, ये ए हो गया। इन दोनों को एक साथ, इन सबको एक साथ। अब ये बहुत अच्छा फॉर्मेट ले लिया, हम इसको कह सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ दिस इज नथिंग बट स्ट्रेस, ये स्ट्रेस हो गया, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेन, ये स्ट्रेन हो गया, और ये वॉल्यूम हो गया। एल टाइम्स ऑफ ए क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। एक्चुअली में एल बहुत छोटा होता है इसलिए हम उसको सीधे वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गया, एनर्जी स्टोर का एक बहुत ही शानदार सा एक रिलेशन आ गया, हाफ टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम कर दोगे तो हमारे पास मतलब हाफ टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज नथिंग बट व्हाट, ये काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। हाफ टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसमें जो स्टोर है वो हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तो आगे का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके, बहुत सिंपल आया। देखो 2020 में आया है। इन सब चैप्टर को सब अक्सर छोड़ दिया करते हैं, लेकिन 19 में एक क्वेश्चन देखा आपने, 2020 में अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऐसे ही रिसेंट में 16 के बाद देखोगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये चैप्टर बिल्कुल छोड़ के जाने वाला नहीं है। और कॉन्सेप्ट इसमें यही दो थे, तो आपका कुछ आवर का ये जो स्पेंड कर रहे हो कुछ आवर, ये आपको एक चैप्टर पे पूरा कमांड दे देगा, जो अक्सर छोड़ के जाया करते हैं, सब मास लेवल छोड़ के जाया जाता है, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। चलो इसके हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसने कहा अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, एल है, तो हमने यहाँ पे एल ऐसे रख दिया, ठीक है। वायर है तो थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन भी ऐसे बना लेते हैं, ऐसा है, एक लेंथ एल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हैंगिंग फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, अच्छा ये पहले से भी मैंने बनाया था, फिक्स्ड पॉइंट से हैंगिंग है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ए दे रखा है, ठीक है। ये कहा द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, मतलब ये जो लेंथ है ये चेंज होके कहाँ तक पहुँच गया है, L1 तक पहुँच गया है। ये L1 थोड़ा सा ही आगे होगा, ये L1 तक ऐसे पहुँच गया, ठीक है। ओरिजिनल L पे था और ये L1 पे पहुँच गया। द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, जब यहाँ पे एक मास सस्पेंड किया गया था, फ्री एंड से M मास सस्पेंड किया गया था, उस समय ऐसा हुआ, ठीक है। M is suspended from its frame. The expression for Young's modulus is what? इसमें Young's modulus का एक्सप्रेशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो Young's modulus का एक्सप्रेशन हमें बताना है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि जब ये यहाँ L1 तक गया है तो इस चीज़ को हम फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ लिख सकते हैं। यदि डेल L हमें चाहिए तो डेल L लिख सकते हैं, जो कि एक तरह से क्या हो गया, पूरा L1 माइनस L के बराबर हो गया, ठीक। और यहाँ पे मास है तो मास जो नीचे फोर्स लगाएगा वो m टाइम्स ऑफ g लगाएगा, तो इतना ही रीस्टोरिंग फोर्स होगा, तो यही फोर्स हो गया हमारे पास में,
है ना। और हमें यंग्स मॉडुलस चाहिए। यंग्स मॉडुलस कहता है स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेन मतलब डेल एल बाई एल। बस हो गया। फोर्स क्या हो गया यहाँ पे m टाइम्स ऑफ जी अपॉन एरिया। डेल एल क्या हो गया L1 माइनस एल इंटू एल ऊपर चला जाएगा एल एम जी एल अपॉन ए L1 माइनस एल। सीधे डेफिनेशन पे सीधे पूछ दिया। तो देखो जिस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जब क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, ठीक है। तो अभी तक बच्चे इसको छोड़ के जाते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि कोई जस्ट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आपको जो हमने सिखाया है वही आपको यहाँ पे लिखना है। हो गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया when a block of mass m is suspended by a long wire of length l। फिर से एक लॉन्ग वायर है, लेंथ l है, और इसमें जो ब्लॉक हमने सस्पेंड कर दिया है वो m मास से सस्पेंड कर दिया है। वही जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, एक्सपेरिमेंट से जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकाला जाता है उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बुना जा रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम l प्लस एल। तो इसका जो लेंथ ऑफ वायर जो हो गया है इसको डालने के बाद में ये हो गया है l प्लस एल। तो डेफिनेटली इसमें जो फ्रैक्शनल चेंज हुआ, फ्रैक्शनल चेंज हो गया, हम कह सकते हैं कि ये L के बराबर हो गया। L से L प्लस L हुआ है तो ऑब्वियसली ये जो फ्रैक्शनल चेंज यहाँ पे जो ये लेंथ है यही फ्रैक्शनल चेंज है, ठीक है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज व्हाट। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ दिया है तो आपको पता ही है कि इसको हम क्या लिखेंगे, तो हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस को लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा mg, है ना, पर यूनिट एरिया ए हमने लिख दिया तो इस हाफ इंटू स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, तो एल अपॉन क्या हो जाएगा टोटल मतलब ओरिजिनल लेंथ एल, है ना, ये हो गया, ये हो गया स्ट्रेन। इनटू वॉल्यूम मतलब ए इनटू पूरा एल ऐसा लिखेंगे, ये वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें प्लस एल नहीं लिखेंगे, वो छोटा सा है इस वजह से। तो ये चीज़ आपके पास में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ए से एक ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, एम जी एल बाई टू, एम जी एल बाई टू, डी इज द आंसर। 2019 में पूछा। देखो तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हर साल आपसे थोड़ा थोड़ा पूछते जा रहा है, तो आपको ये चैप्टर को छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा two wire are made of the same material and have the same volume. The first wire has cross-sectional area A and the second wire has cross-sectional area 3A. If the length of the first wire is increased by del L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? मतलब सिंपली दो वायर को जैसे ही कंपेयर कर रहा है तो आप दोनों का सब कंडीशंस लिखना शुरू कर दो। टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो यदि वायर फर्स्ट और वायर सेकेंड यदि सेम मटेरियल से बना हुआ है तो वायर फर्स्ट और वायर सेकेंड को यदि आप देखोगे यदि सेम मटेरियल से बना हुआ है, इसका मतलब कि पहले का यंग्स मॉडुलस भी यदि y लेते हैं तो दूसरे का यंग्स मॉडुलस भी हमें y लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेम मटेरियल को ले दिया। हैव द सेम वॉल्यूम मतलब पहले का यदि वॉल्यूम v लेते हो तो दूसरे का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है, इसको भी ले लिया। द फर्स्ट वायर हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेकेंड वायर मतलब पहले का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है और जो सेकेंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 3 टाइम्स ऑफ ए है, हमने इसको भी ले लिया। इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाई डेल एल मतलब इसमें डेल एल बाई अप्लाइंग फोर्स एफ, है ना। तो पहले कह सकते हो कि डेल एल वन जो है वो डेल एल है और जितना फोर्स पहले में लगाया था वो एफ है ना। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट, इसमें भी डेल एल टू भी आपको प्रोड्यूस करना है डेल एल, है ना, और इसमें फोर्स एफ टू कितना रिक्वायर्ड होगा ये सिर्फ पूछ दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, चीज़ों को सिर्फ जैसे जस्ट हो सकता है कि हमें जो चीज़ हम जानते हैं उसको थोड़ा सा लिटिल मॉडिफाई करने की जरूरत होगा। दो चीज़ के रेशियो को इसमें पूछा है, तो सोचो यंग्स मॉडुलस सबसे पहले क्या होता है। यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू फ्रैक्शनल चेंज, तो फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल एल और ऊपर हो जाता है ओरिजिनल लेंथ एल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ के फॉर्मेट में नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इसको यदि मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में कोई चीज़ रिप्रेजेंट करना है ना, तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम, तो इन दोनों में वॉल्यूम सेम होने की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि A1 टाइम्स ऑफ जो इसका लेंथ L1 होगा वो डेफिनेटली A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स ऑफ इसका लेंथ L2 होगा, ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम सेम है
है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको हम लिख दिए ए, और ये हो गया हमारा L1, और ये हो गया 3A, और ये हमारा हो गया L2। तो यहाँ से दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन भी आ गया कि L1/L2 जो होगा वो हमारे पास में 3 के बराबर होगा। ठीक है, 3 के बराबर एक चीज़ हमारे पास में आ गया। अब L है, वॉल्यूम सेम है, तो ऐसा करो इसको एडजस्ट करके वॉल्यूम के टर्म्स में लाने के लिए L से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको L² करते हैं, तो ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ फोर्स को कितना लिख सकते हैं। इसको वॉल्यूम लिख दिए, तो फोर्स को हम यहाँ पे इसके अनुसार से लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस इनटू वॉल्यूम इनटू डेल एल और बाई L², ओरिजिनल लेंथ का होल स्क्वायर। अब F2/F1 जैसे ही हमें रिलेशन आ गया तो हम F2/F1 लिखेंगे, F2/F1 जो दोनों में सेम है वो प्रोपोर्शनलिटी नहीं आएगा, तो यंग्स मॉडुलस दोनों में सेम, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है ना, इस एक्सप्रेशन में वो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम दोनों में सेम, तो वॉल्यूम को लेने की वो नहीं है। दोनों में डेल एल सेम, तो डेल एल को लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बचा L²। तो इसको F2/F1 करेंगे तो ये इन्वर्स रेशियो में है, तो इसलिए ये L1/L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। और L1/L2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 9। तो इसलिए F2 जो हो गया वो सिंपल 9 टाइम्स ऑफ F1 हो गया, और F1 दिया हुआ था F, तो 9 टाइम्स ऑफ F इज द आंसर, A इज द आंसर। ठीक है, देखो 2018 में पूछा, लगातार पूछा है ना, 18, 19, 20, हर साल एक आध क्वेश्चन पूछा गया है। ये वो चैप्टर नहीं है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन रिसेंट ईयर में देखो 17 में भी है, 17, 18, 19, 20 मैंने बता दिया, हर साल एक क्वेश्चन आ रहे हैं और सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये चैप्टर अब इसेंशियल और इंपॉर्टेंट बन गया है। ठीक, 5 में है द बल्क मॉडुलस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B। ठीक है, एक कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका बल्क मॉडुलस दे दिया है B। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर P, मतलब इसको हमने यूनिफॉर्म प्रेशर P से क्या कर दिया है, सब्जेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये भी हो गया। कह रहा है द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज व्हाट, मतलब मुझे डेल R बाई R चाहिए कि क्या है। अब सबसे पहले मुझे बताओ बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यदि हम इसमें ऐसा लगाएंगे तो ये डिक्रीज होगा। तो इसलिए यहाँ पे कम से कम डिक्रीज इन वॉल्यूम जो है डेल V/V, उसको तो हम इतना लिख सकते हैं कि ये P/ क्या है, B है ना। अब लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था -dR/R चाहिए था। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये स्फेरिकल है तो V जो होगा वो 4/3 πr³ होगा, V जो होगा 4/3 πr³ होगा। तो यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये जो dV आएगा उसको आप लिख सकते हो 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू आप क्या कर सकते हो dr, ऐसे लिख सकते हो। अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए क्या चीज़, डेल V/V, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया V से, तो इधर साइड में भी V से डिवाइड करने का मतलब है 4/3 πr³ से डिवाइड कर देना। तो 4 इतना, ये तो सीधे कैंसिल हो गया, R² से ये कैंसिल होकर एक R बच गया। यहाँ पे आपको नहीं लगता कि सीधे dr/R बच गया, तो -dV/ इसका मतलब -dr/ इतना हो गया। तो ये 3 टाइम्स ऑफ इतना, सॉरी ये 3 भी है, इंटू 3, ये चीज़ छूट नहीं जाए, ये इंटू 3। तो आपको नहीं लगता कि इसी चीज़ को अब मैं क्या इसमें यदि पुट करता हूँ तो क्या आ गया, इसमें पुट करते ही हमारे पास रिलेशन आ गया कि P/B जो है हमारा, P/B जो है वो किसके बराबर हो गया, P/B माइनस डेल V/V, और माइनस डेल V/V को क्या लिख सकते हैं, -3 टाइम्स ऑफ dr/r। तो इसलिए -dr/r कितना हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। तो P/3B जो हो जाएगा हमारे पास में डिक्रीज इन क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। माइनस लगाने का मतलब है कि वो डिक्रीज कह रहा है, तो कितना आसानी से बन गया है। ठीक है, ये 17 में आया हुआ है। नेक्स्ट में देखो ये 15 में आया हुआ है। इसमें कहा द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। तो इसका मतलब दो चीज़ को ये कर रहा है, एक स्टील को और एक ब्रास को क्या कर रहा है, सपोज करो कि कंपेयर कर रहा है। तो कहा कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है वो ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास है, 2 टाइम्स ऑफ Y/B ऐसा लिखा गया है। सपोज इसको ऐसा करते हैं, जहाँ पे कंपेरिजन है टेबल बनाना शुरू कर दो। 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब L of S
और एल ऑफ बी, ये दोनों लेंथ बराबर है। एरिया ऑफ एस ए, तो एरिया ऑफ ब्रास भी क्या है, बराबर है ए। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया है ना। वन ऑफ द स्टील एंड ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, ये दोनों को सेम रूफ से सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ से ऐसे सस्पेंड कर दिया गया, लेंथ उतना ही है। यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, इसको लेंथ उतना ही है। ठीक है, इसने कहा इफ वी वांट अ लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसमें कोई वेट लगाएंगे तो ये इलोंगेट हो गया, कहीं पे यहाँ पे आएगा, लेट्स से यहाँ पे आ गया, तो इसमें भी वेट लगाने के बाद इलोंगेट हो गए ये यहीं पे आ जाए, तो उस चीज़ को हम देखें। इफ़ वी वांट लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल देन द वेट एडेड टू द स्टील एंड ब्रास वायर मस्ट बी इन। मतलब इसमें जो वेट ऐड किए हैं W, लेट्स से कि W स्टील में और W जो ब्रास में ये किए हैं, इसका रेशियो कितना होगा यदि ये फ्रैक्शन सेम हो, डेल एल और ये डेल एल जो है ये सेम हो, उसके लिए क्या चाहिए। बस यही तो हमारे पास में आ गया। ठीक है, हम जानते हैं जो डेफिनेशन, वहाँ से चलते हैं, है ना। हमें वेट चाहिए, हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, मतलब डेल एल और टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। दोनों को कंपेयर करें तो यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है ना, यंग्स मॉडुलस दोनों में डिफरेंट है। दोनों में फोर्स डिफरेंट होगा क्योंकि वेट हम डिफरेंट ला रहे हैं, ये डिफरेंट होगा। दोनों का एल क्या था, सेम था। फ्रैक्शनल चेंज क्या लाना है, सेम लाना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है। तो अब सीधे ऐसा नहीं हो गया कि यंग्स मॉडुलस और जो फोर्स है वो दोनों आपस में क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ जो स्टील में और एफ जो ब्रास में चाहिए, उसका रेशियो जो होगा वो सीधे यंग्स स्टील में और यंग्स ब्रास में होगा, इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब यंग्स स्टील और अब ब्रास देखेंगे तो ये 2 टाइम्स हो गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स लगाएगा वही वेट लगाएगा WS और ये WB लगाएगा, ये दोनों का जो रेशियो हो गया वो 2:1, 2:1 इज द आंसर। सिंपल है कि नहीं, हो गया, 6 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ द ओशियन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बस ध्यान आप दोगे तो सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। जो ओशियन है ना, ये ओशियन है और इसका जो डेप्थ दिया गया है, डेप्थ जो दिया गया है ऐसा करके, ये डेप्थ दे दिया गया, ये डेप्थ दे दिया गया। सपोज करो कि ये H मैं मान लेता हूँ, ये 2700 मीटर दे दिया गया है ना, ये डेप्थ इतना दे दिया गया। कहा कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। अब कंप्रेसिबिलिटी मतलब K दिया है, तो K ऑफ वाटर दे रखा है जो कि ऑब्वियसली 1 बल्क मॉडुलस के बराबर होगा, जो वाटर का बल्क मॉडुलस होगा। और ये दे रखा है 45.4 इंटू 10⁻⁻11 पर पास्कल। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, लेट्स से रो दे दिया गया, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये कभी कभी हमें याद करके भी रखना चाहिए, ये ऐसे भी आ जाता है। व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ द वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। मतलब मेनली ये व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है, डेल वी बाई वी एक्चुअली आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जैसे ही ये चीज़ डिसाइड हो गया कि क्या पूछ रहा है, तो अब हम चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब सोचो, हमें पता है कि जो बल्क मॉडुलस होता है, जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है P अपॉन डेल वी, माइनस को हमें पता है कि डिक्रीज कर रहा है तो इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, डेल वी बाई वी, तो ऊपर हम V ऐसे कर सकते हैं ऐसा। तो यदि मुझे इसने ये पूछा है डेल वी बाई वी, तो हमें एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसीलिए जो डेल वी बाई वी होगा वो डेफिनेटली P बाई बी के बराबर हो जाएगा, और P बाई बी करेंगे तो P इंटू K के बराबर हो जाएगा। K तो नोन है, अभी हमें प्रेशर नहीं पता है, कहाँ पे, जो बॉटम वाला पूरा जो ऐसा पार्ट है वहाँ पे प्रेशर नहीं पता है, निकाल सकते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा, और m कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम लिखोगे तो h ये है, और इसका एरिया यदि मैं a मानता हूँ तो a इंटू जो h हो गया, ये हो गया वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में रो से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, मास, और इसमें जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो mg हो गया। मतलब ये टोटल के टोटल क्या हो गया, फोर्स हो गया। और पर यूनिट एरिया करेंगे तो एरिया से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे k हो गया, तो a से a कैंसिल हो गया, ये रो जी एच के बराबर रह गया, है ना, इंटू k। तो हम सीधे अब सब चीज़ को रख देंगे। रो हमें यहाँ पे h हमें मालूम है 2700, तो 2700 हो गया, इंटू
रो हमें मालूम है 10⁻³ तो 10⁻³ हो गया, जी हमें मालूम है कि 10 है, और कंप्रेसिबिलिटी के हमें मालूम है 45.4 इंटू 10⁻11। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब चूंकि 10⁻² सभी में है तो इसलिए आपको यहाँ पे बिना कैलकुलेट किए, ये होगा नहीं, तो कैलकुलेट करोगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी कि कितना होगा। ठीक है, तो 7 नंबर आपके पास में हो गया। तो इसमें लिटिल कैलकुलेशन और थोड़ा सा वो भी है। और ये मैं आपको बता दूं कि लगभग 2015 में जो भी क्वेश्चन आया है वो लिटिल बिट हमेशा ही हायर लेवल का आया है ना। इसमें लेवल जो था वो थोड़ा सा, कोई भी क्वेश्चन उठा के आप देख लोगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जो 2015 में कैंसिल हुए थे। तो आपका प्रिपरेशन लेवल कम से कम 15 में जो पूछा गया है उस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके हमेशा प्रिपरेशन को थोड़ा अप उस पर रखना चाहिए। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया कॉपर ऑफ वॉल्यूम वी, एक कॉपर है वॉल्यूम वी का, इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ एल। इसका मतलब एक कॉपर से हमने एल लेंथ का एक क्या बना लिया है, वायर बना लिया है। तो एल लेंथ का एक वायर बना हुआ है और इसका वॉल्यूम कितना है, वी है। When this wire is subjected to a constant force F, इसको हमने constant force F लगा दिया यहाँ पे। F जो है यहाँ पे ये constant लगा दिया है, इसको हम वैरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, the extension produced in the wire is del L। इसकी वजह से जो इसमें एक्सटेंशन हुआ है वो एक्सटेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक्सटेंशन है वो है del L। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, और चूंकि स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी वजह से इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये इनोवेशन है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ये एल ऐसे हम लिख सकते हैं। अब जरा सा इसमें चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। इसका जो वॉल्यूम है वो बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट है। तो क्यों ना मैं एल एक यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँ, एल यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो कि चेंज नहीं होगा वो हो गया। और एफ यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट रखा गया, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब वाई हमारे पास क्या होता है, एक मटेरियल का कांस्टेंट होता है, सारे कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ से आपको नहीं लगता कि यहाँ जो डेल एल हो जाएगा वो समथिंग कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब डेल एल वर्सेस एल स्क्वायर रखोगे, ये हमारे पास में कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो डेल एल वर्सेस एल स्क्वायर जो हो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो जस्ट चीज़ों को समझना था, जो एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझना था, ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट में देखो, अब यदि देखने की कोशिश करोगे तो देखो ये है 13 में जो क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इससे पहले 14, फिर 15, फिर 15 में 2, फिर 16 छोड़ के 17, 18, 19, 20, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। मतलब एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आप मान सकते हो कि आएगा, है ना। एक क्वेश्चन ऐसे एक्सपेक्टेड जो है वो आएगा। 13 में भी है, बीच में सिर्फ 16 छोड़ा था। अब चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ये 4 वायर है और वो सेम मटेरियल से बना हुआ है। 4 वायर इसमें दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, और वो क्या है, सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो यंग्स मॉडुलस इसका भी वाई, इसका भी वाई, इसका भी वाई, इसका भी वाई। ठीक है, which of these will have the largest extension when the same tension is applied। same tension is applied का मतलब यहाँ पर भी फोर्स F अप्लाई किया, F अप्लाई किया, F अप्लाई किया, F अप्लाई किया, लेकिन इसमें लेंथ और डायमीटर अलग है, लेंथ और ये चीज़ अलग है। तो इसमें कहता है कि which of will have the largest extension, डेल एल सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो अब इसका मतलब हमें मेनली डेल एल निकालना है, और डेल एल यदि फाइंड आउट कर दे तीनों का कंपेयर करके तो बिना ऑप्शन पुट के ये आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस होता है वो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, और इनटू फ्रैक्शनल लेंथ मतलब डेल एल और इनटू ओरिजिनल लेंथ एल। ठीक है, 4 वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल विच ऑफ दिस, ये चीज़ हो गया। अब हमें मेन चीज़ क्या निकालना है, डेल एल निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए डेल एल को कंपेयर करने के लिए है, तो डेल एल इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं फोर्स इंटू एल अपॉन, इसको हम पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें डायमीटर के टर्म्स में दिया हुआ है, और इनटू हम डेल एल यहाँ पे लिख दिए, हमें यहाँ पे आ गया यंग्स मॉडुलस, क्योंकि डेल एल तो वहाँ पे हमने रख दिया यंग्स मॉडुलस।
अब देखो कि हमें डेल एल निकालना है हर एक केस में, है ना, केस फर्स्ट में, केस सेकेंड में। तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीज़ हो जाएगा, सेम फोर्स अप्लाई किया गया है तो इसका कोई एक कांस्टेंट आने वाला है, ये कांस्टेंट आने वाला है, ये π/4 कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, तो सिर्फ L/d² ही तो हो गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कांस्टेंट टाइम्स ऑफ L/d²। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट में कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो डेल एल, इसमें टेंशन डेल एल जो आएगा वो कितना आएगा फर्स्ट वाले केस में, तो वो कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एल का वैल्यू कितना है 200 सेंटीमीटर, तो 200 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन d², 2 mm का स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ 10⁻³ का स्क्वायर करोगे तो -6। फिर हम सेकेंड पे आएंगे, इसमें डेल एल लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये k टाइम्स ऑफ इसका जो ये है 300 सेंटीमीटर है तो ये 300 इंटू 10⁻⁻2 और अपॉन कितना हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन इसमें कितना हो जाएगा, तो ये d दिया हुआ है 3 mm, तो 3 mm है तो मतलब 9 इंटू 10⁻⁻6। उसी तरह से थर्ड देखेंगे तो क्या होगा, थर्ड तो वो हो जाएगा, थर्ड में डेल एल इक्वल टू k इंटू थर्ड में दिया हुआ 50 सेंटीमीटर तो 50 इंटू 10⁻⁻2 हो गया और अपॉन 0.5 mm, 0.5 mm का मतलब होगा 0.25 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और फोर्थ में हो जाएगा इसका k टाइम्स ऑफ 100 सेंटीमीटर मतलब 100 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 1 mm मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6। ये अब आपको दिख ही रहा होगा कि सभी में -2 है, सभी में -6 है ना। तो ये भी कैलकुलेशन में वो रोल फ्लो मतलब कि वो रोल प्ले नहीं करेगा। तो मेन जो रोल प्ले करेगा वो कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। मेन जो रोल प्ले करेगा, अब इसको कंपेयर आपको करना है कि किस में सबसे ज़्यादा और किस में सबसे कम है। तो इसमें ये फ्रैक्शन सीधे 100 हो गया, इसमें देखोगे तो ये इससे 2 0 ऐसे करोगे और ये 25 दूना 50 तो ये 200 हो गया, तो ये फ्रैक्शन सीधे 200 हो गया। ये देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 से ये 100 अपॉन 3, 100/3 ये फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 33.33, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 से ये 50, ये 50 हो जाएगा फ्रैक्शन। तो 50, 33.3, 200 और 100, डेफिनेटली 200 इज द बिगेस्ट, तो थर्ड इज द मतलब सी इज द आंसर। समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2013 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें अब क्या दिया उसको देखो। इसमें दिया इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर, लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर आर सोन इन फिगर आर P, Q and S। तो इसको लिख लो क्या, रेशियो ऑफ डायमीटर मतलब डायमीटर ऑफ स्टील एंड डायमीटर ऑफ कॉपर, ये चीज़ दे रखा है P। दूसरा क्या दिया है, डायमीटर हो गया, लेंथ ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ कॉपर ये दे दिया है कितना Q, ये भी हो गया। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर ये दे रखा है कितना S, ठीक है। 3 चीज़ हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट में क्या कहा, देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ वुड बी। इसमें इंक्रीज इन देयर लेंथ, हम इसमें डेल एल निकालना है दोनों के बीच में। तो फिर से हम यही चीज़ करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा यंग्स मॉडुलस होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसमें फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ और ऊपर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कंपेयर करना है, तो डेल एल को देखेंगे तो डेल एल हो जाएगा F इंटू एल बाई ए इंटू क्या चीज़ गामा, और एरिया जो है वो डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं F इंटू एल बाई, इसको लिखेंगे तो π/4d² इंटू गामा, ऐसा लिख सकते हैं। अब यदि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये फ्रैक्शनल चेंज मतलब इसमें दोनों का रेशियो चाहिए। इसमें क्या क्या, द इंक्रीज इन देयर लेंथ वुड बी, है ना, इसमें क्या क्या रेशियो, देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, मतलब हमें क्या निकालना है, डेल एल एस अपॉन डेल एल कॉपर, ये निकाल देना है। चलो हम लिखने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, यदि हम इसमें देखें तो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो ये फोर्स ऑन स्टील और फोर्स ऑन कॉपर इसके ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। लेंथ के प्रोपोर्शनल है तो ये लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर लिखा जाएगा, इनटू ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो कांस्टेंट है तो रेशियो में खत्म हो गया। d² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो d ऑफ इसलिए यहाँ पे कॉपर अपॉन d ऑफ जो स्टील है
इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हमने लिख दिया। यंग्स मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ व्हाट, कॉपर अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, इसके ऐसा हो गया। बस सब चीज़ लिख दो। अब हमें पता है कि स्टील पे फोर्स कितना लगेगा, तो स्टील वाले पार्ट पे देखोगे तो टोटल वेट है 5m + 2m 7m है, तो इसको 7mg लिख सकते हैं। और अपॉन कॉपर पे कितना है, तो कॉपर में सिर्फ 5m यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो ये 5 टाइम्स ऑफ mg हम कर सकते हैं, ये पार्ट हो गया। इनटू LS/LCU, LS/LCU इज Q, तो इसको हम Q लिख देंगे। इनटू DCU/DS, DCU/DS जो हो जाएगा 1/P हो जाएगा, तो 1/P का होल स्क्वायर, ठीक है। इनटू YS बाई इतना S है, तो 1/S हो जाएगा, 1/S हो जाएगा। mg से mg कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 7Q/5P²S, 7Q/5P²S, B इज द आंसर, ठीक है। तो ये 13 में पूछा गया था। अब इसमें और पुराने नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो गया कि ये छोटा सा चैप्टर, छोटा सा 2 कॉन्सेप्ट, और हर साल आ रहा है, और इवन अब 2021 में भी आ सकता है, और अभी रिसेंट में एक न एक बनाएगा। और जो सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है वो किससे रहता है कि या तो जैसे ये 2020 में ऐसे पूछ दिया है, 19 में पूछ दिया है, और 2020 में आपने देखा कि ये पूछा है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस जो है इसमें, इस 2 पार्ट में, कि इस वाले पोर्शन से आ जाए। और इसमें भी आप देखोगे, पढ़े हो उसमें आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा यंग्स मॉडुलस के डिफरेंट फॉर्म से दिया गया है। तो यंग्स मॉडुलस तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए कि ये क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। और दूसरा, स्ट्रेस को हम फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं, और ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू फ्रैक्शनल चेंज इनटू ऊपर L आ गया है, इसी को यंग्स मॉडुलस कहते हैं। एक गिवन मटेरियल के लिए ये चीज़ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी इसी का फॉर्मेट देता गया। फोर्स अक्सर क्या है, mg के बराबर है, वेट जो लटकाते हैं उसके बराबर है। एरिया के लिए डायमीटर दे दिया तो πd²/4, रेडियस दे दिया तो πr², है ना। दूसरा दे दिया तो ऐसे। कभी कभी इसको वॉल्यूम के टर्म्स में चेंज करना है तो A इंटू एल को वॉल्यूम कह सकते हैं, तो ऊपर FL² इंटू del L हो जाएगा। तो ये सब चीज़ अपना ऑन द स्पॉट चीज़ें चेंज करके ये चीज़ दिया गया है। और इसी में जो क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, वो हाफ टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास में ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया है। यदि इतना आपको याद है तो लगभग आपके पास वो बन जाएगा, नहीं तो याद करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत बढ़िया से बता ही रखा है कि आप क्या करो, इस टेबल को सिर्फ ध्यान में रख दोगे तो सारा चीज़ आपके सामने आ जाएगा। ये पूरा पार्ट है। तो एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ लिया है तो ये चीज़ को सॉल्व कर लो। सिर्फ 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 डिफरेंट क्वेश्चन है, तो वो आपको दे देगा, ठीक है। चाहे आप 11th करके अभी पढ़ रहे हो, जस्ट चैप्टर 9th चैप्टर खत्म करने के बाद, या नीट के लिए कर रहे हो, ये फाइनल पार्ट है, ठीक है। रिक्वेस्ट आप लोगों को पता ही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे लिए कंट्रीब्यूशन इतना ही हो जाएगा कि आप जितना शेयर करोगे उतना मस्त है, मज़ा है बनाने में, अच्छा लगता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट एपिसोड में आते हैं डे 7 के बाद डे 8 में, ठीक है। इससे पहले जितने भी हो चुके हैं वो चीज़ को आप डेफिनेटली लेक्चर को देखो, उसमें डे 6, डे 5 और 1, 2, 3, 4, 5 सब चीज़ उसमें शामिल होगा, चैप्टर वाइज जो आपका एनसीईआरटी है उसके अनुसार से। ओके, बाय बाय, थैंक यू।